नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात राजस्थान ज्योग्राफी की चल रही है। राजस्थान ज्योग्राफी में आज अपन जो बात करने वाले हैं वो एक नए भौतिक प्रदेश की शुरुआत करेंगे। वो है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। इससे पहले अपन राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ चुके हैं, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुके हैं और आज शुरुआत करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश को लेकर। तो आइए इसको समझते हैं और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल के साथ इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने अपना राजस्थान है, क्लियर। तो इसमें अपन ने पहली क्लास में देखा था और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, यदि आपने नहीं देखी हैं पहली वाली क्लास तो एक बार सीक्वेंस से क्लासेस देख लो तो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये राजस्थान का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये गई अरावली पर्वत श्रृंखला, क्लियर। और अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में ये जो मैदानी प्रदेश फैला है इसे राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसका विस्तार है वो अरावली की कौन सी दिशा में है, आप क्या कहोगे, पूर्व में। और ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश इसे अपन कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसे अपन आड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। आड़ौती के पठार के लगभग उत्तर में और अरावली के पूर्व में फैला हुआ ये जो राजस्थान का मैदानी प्रदेश है इसे राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना, कुछ 5-7 बातें इसमें बड़ी ही बेसिक हैं, वो समझने की कोशिश करना। ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण है वो टेथिस सागर में हुआ। किसमें हुआ? टेथिस सागर में। दूसरी बात ये समझना, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर है, क्लियर। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर है और यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का आपसे पूछे तो आप कहोगे 39% भाग निवास करता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग यहाँ पर निवास करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देता है कभी कभी कि राजस्थान का सबसे सघन बसा हुआ भौतिक प्रदेश कौन सा है, या राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है, आप क्या कहोगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्लियर। तीसरी बात सुनना, ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? कृषि है। अगली बात एक और ध्यान रखना, ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ की जलवायु पूछ लेता है। यहाँ की जलवायु, तो इस क्षेत्र की जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु। इसके बाद पूछ लेता है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें वार्षिक वर्षा का औसत एवरेज ईयरली रेनफॉल कितना है, आप क्या कहोगे, 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत पाया जाता है। इसके बाद पूछे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी मिट्टी कैसी है, तो क्या कहोगे, जलोढ़ कांप मिट्टी। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ कांप मिट्टी है। लेकिन ये जलोढ़ कांप मिट्टी है ये प्राचीन जलोढ़ कांप मिट्टी। कैसी मिट्टी है दोस्तों? प्राचीन जलोढ़ कांप मिट्टी। तो ये बेसिक चीज़ें थी इसके बारे में समझने की। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका सामान्य ढाल है
वो किस दिशा में है? तो आप क्या कहोगे? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इस क्षेत्र का सामान्य ढाल है। अब देखिए दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी देखोगे कि मैदानी जो प्रदेश होते हैं, इन मैदानी प्रदेशों का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? नदियों द्वारा किया जाता है। और अपने राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण भी नदियों द्वारा किया गया है। इसमें बहने वाली काफ़ी नदियां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अपन देखते हैं चंबल नदी है, इधर देखेंगे बनास नदी है, और इनकी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा निर्मित ये मैदानी प्रदेश है। अब देखिए यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो समझते चलो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पूछा जाने लायक हो और उसके बारे में अपन आज की क्लास में अध्ययन ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। अपन ने देखा कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मैदानी प्रदेशों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नदियों द्वारा। जब नदियाँ मैदानी प्रदेश का निर्माण करती हैं तो वो 4 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। 4 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। क्लियर? वो 4 प्रकार की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से सुनना। एक तो होता है भाबर प्रदेश, दूसरा होता है तराई प्रदेश, तीसरा होता है खादर प्रदेश, और चौथा होता है बांगर प्रदेश। ये 4 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है मैदानी भागों में, जब कोई नदी किसी मैदान का निर्माण करती है। यहाँ से एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो ये पूछेगा कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेशों के कौन से भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में 4 देगा। भाबर प्रदेश में आता है, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश। यानी कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेशों की कौन सी स्थलाकृति के अंतर्गत आता है? अब देखो, ये 4 स्थलाकृतियां समझने की कोशिश करना। ये कोई भी पर्वत श्रृंखला, कोई भी XYZ, आप किसी भी, क्लियर? यहाँ से जब नदी निकलेगी तो पर्वतीय क्षेत्र में नदी निकल बह रही है तो नदी की गति क्या होगी? तेज होगी। जैसे ये नदी है तेज गति से बहेगी तो पर्वतीय क्षेत्र में से अपने साथ कंकर, पत्थर, ग्रेवल है वो बहाकर लाएगी, और बहाकर लाएगी तो जैसे ही वो मैदानी प्रदेश में पहुंचेगी तो यहाँ पर नदी की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नदी की गति कम होगी तो यहाँ वो नदी अपने साथ बहाकर लाए गए कंकर, पत्थर और ग्रेवल का यहाँ पर क्या कर देगी? जमाव कर देगी। और ये जो कंकर, पत्थर, ग्रेवल के जमाव वाला ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। अब देखो, इस कंकर पत्थर में से जब नदी बाहर निकलेगी तो नदी का जल ऐसे फैल जाता है। क्लियर? और ये भाग हो जाता है दलदली, और इस दलदली भाग को कहते हैं तराई प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों? तराई प्रदेश। इसके बाद देखो, जिधर ढलान होगा उधर नदी का जल एकत्रित होकर एक नदी का रूप लेकर बहकर चला जाएगा और अंततः किसी सागर या महासागर में गिर जाएगा। लेकिन जब इस नदी में बाढ़ आएगी तो जितने क्षेत्रफल पर नदी का जल बाढ़ की स्थिति में फैलकर नवीन जलोढ़ कांप मिट्टी का बिछाव करता है, वो भाग क्या कहलाता है? खादर। क्या कहलाता है? खादर। तो खादर जो प्रदेश होता है उसमें नवीन जलोढ़ कांप मिट्टी का जमाव पाया जाता है। खादर प्रदेशों का वह ऊपरी भाग जहां नदियों का जल नहीं पहुंच पाता वो कहलाता है बांगर प्रदेश। क्या कहलाता है? बांगर प्रदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था
कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो मैदानी प्रदेशों के कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो आपका जवाब रहेगा बांगर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और बांगर प्रदेश में प्राचीन जलोढ़ कांप मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश को यदि भारत के संदर्भ में पूछे, भारत के संदर्भ में कैसे पूछेगा कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? क्लियर? ऐसे भी पूछ लेता। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश वो मैदानी प्रदेशों की बांगर स्थलाकृति के अंतर्गत आता है। अब आपसे पूछा गया है भारत के संदर्भ में कि भैया राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि भैया भारत को अध्ययन की दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेश। वो 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं समझने की कोशिश करो और यहीं से ही इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल कर आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये अपन ने फ्री हैंड से इंडिया का मानचित्र बनाया है। भारत के 4 भौतिक प्रदेश, एक तो ये है, इसे कहते हैं भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और भारत का ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये इस भाग में हिमालय पर्वत का विस्तार है। दूसरा देखो दोस्तों, ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बीच में ये भारत का उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। इसके अलावा ये तटीय प्रदेश है, चौथा तटीय प्रदेश, और ये द्वीप समूह है। चौथा कौन सा है? तटीय प्रदेश प्लस में द्वीप समूह है। इस तरह से आपने देखा भारत को अध्ययन की दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? तो आप क्या कहोगे? भारत के उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। और मैदानी प्रदेशों की कितनी स्थलाकृतियां होती हैं? 4। इस उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश की कौन सी स्थलाकृति में आता है? आप क्या कहोगे? बांगर प्रदेश के अंतर्गत आता है। बड़ा ही बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई गई हैं। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। क्लियर? और इस क्षेत्र के लोग हैं वो कृषि के लिए सिंचाई के साधनों में मुख्य रूप से कुएं एवं नलकूपों का उपयोग करते हैं। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो आप क्या कहोगे? 3 भागों में बांटा गया है। तो सुनना, पूर्वी मैदानी प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं ध्यान से सुनना। एक तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का ये भाग आ जाता है। क्लियर? इसे कहते हैं चंबल नदी बेसिन। क्या कहते हैं? चंबल नदी बेसिन। दूसरा भाग राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का ये आ जाता है, इसे कहते हैं बनास नदी बेसिन। और तीसरा भाग ये आ जाता है, देखो ये राजस्थान के तो दक्षिण में पड़ रहा है, लेकिन अरावली के कौन सी दिशा में? पूर्व में। और अरावली के पूर्व में फैले हुए मैदानी प्रदेश को राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। इसे कहते हैं माही
नदी बेसिन। क्लियर? इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। हाँ, आप पुरानी बुकों में पढ़ोगे 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और वो जो चौथा भाग पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप यहाँ पे देखो, ये बाणगंगा नदी बेसिन, बाणगंगा नदी बेसिन। चौथा भाग जो पढ़ोगे वो कौन से पढ़ोगे? बाणगंगा नदी बेसिन। लेकिन दोस्तों, बाणगंगा नदी है ये वर्तमान में कैसी नदी हो गई है? रुंढित नदी। रुंढित नदी, रुंढित नदी वो नदी होती है जो किसी समय अपना जल सागर या महासागर में ले जाती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं ले जा पा रही हो। इस तरह की नदियों को रुंढित नदियां कहते हैं और बाणगंगा नदी को रुंढित नदी की श्रेणी में रख दिया गया है। और जब किसी नदी को रुंढित नदी घोषित कर दिया जाता है तो उस नदी का कोई नदी बेसिन नहीं होता है। यही कारण है कि बाणगंगा नदी को नदी बेसिनों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस आधार पर राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य रूप से 3 बड़े नदी बेसिनों में बांटा गया है: चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन और माही नदी बेसिन। अब सबसे पहले मैं बात करूं चंबल नदी बेसिन की, तो देखो चंबल नदी बेसिन है ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आपसे पूछा गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, आपने उतना ही अच्छा जवाब दिया, चंबल नदी बेसिन। फिर आपसे पूछे कि राजस्थान में चंबल नदी बेसिन का विस्तार सिर्फ कौन से राज्य के संदर्भ में बात करें? राजस्थान में। हालांकि आपको पता है कि चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। लेकिन यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं वो केवल और केवल किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में इसका विस्तार है वो मैदानी प्रदेशों के संदर्भ में। कोटा जिले का जो मैदानी भाग आता है, बूंदी जिले का मैदानी भाग, सवाई माधोपुर जिले का मैदानी भाग, करौली जिले का मैदानी भाग और धौलपुर जिलों का जो मैदानी भाग है वो चंबल नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में प्राचीन जलोढ़ कांप मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यदि एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के कौन से भाग के अंतर्गत नवीन जलोढ़ कांप मिट्टी का जमाव भी पाया जाता है, आप क्या कहोगे? चंबल नदी बेसिन। तो चंबल नदी बेसिन में नवीन जलोढ़ कांप मिट्टी का जमाव भी पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, ये चंबल नदी है ये अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्खात या अवनालिका अपर्दन या मिट्टी का कटाव करने वाली नदी है। तो ये नदी अपने आसपास के क्षेत्रों को यहाँ से मिट्टी का कटाव करके इनको उबड़ खाबड़ बना दिया और इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र में सघन वन उग आए और चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची भूमि, जिसे अपन उबड़ खाबड़ कहते हैं, उस ऊंची नीची भूमि में उगे सघन वनों का जो क्षेत्र होता है उसे अपन बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो बीहड़ क्षेत्र है वो चंबल नदी के आसपास का उबड़ खाबड़ सघन वनों का क्षेत्र कहलाता है। अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर जिले में है, लेकिन जिले के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र है वो धौलपुर में। सीधा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र कौन से जिले में है, आपने बताया सवाई माधोपुर में। क्लियर? लेकिन जिले के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर बात करता है तो आप क्या कहोगे? धौलपुर जिले में। अपने राजस्थान में लगभग
4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो बीहड़ क्षेत्र है, जो इस चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है। और चंबल नदी के आसपास का जो उत्खात का क्षेत्र है, अवनालिका अपर्दन वाला क्षेत्र है, उसे डांग प्रदेश के नाम से जानते हैं। डांग प्रदेश के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा डांग क्षेत्र है वो करौली जिले में, लेकिन डांग प्रदेश का विस्तार है वो 3 जिलों में है। तो ध्यान सुना, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में चंबल नदी के आसपास का उत्खात क्षेत्र, अवनालिका अपर्दन का क्षेत्र है, उसे किस नाम से जानते हैं? डांग प्रदेश के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा डांग प्रदेश का विस्तार है, या डांग क्षेत्र का विस्तार है, वो करौली जिले में है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना। इसके बाद अपन बात करें बनास नदी की। पूर्ण रूप से देखो, यहाँ एक शब्द जोड़ देते हैं, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहाव के आधार पर, राजस्थान में बहाव के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? बनास नदी बेसिन। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? चंबल नदी बेसिन। क्लियर? लेकिन चंबल नदी है वो राजस्थान से बाहर भी बहती है, लेकिन ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थल भी राजस्थान में हो और वो राजस्थान में ही बहती हो, तो इस तरह से पूर्ण रूप से राजस्थान में बहाव के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो बनास नदी बेसिन है। बनास नदी है, ये ध्यान से सुनना दोस्तों, राजसमंद से निकलने के बाद जाती है ये चित्तौड़ में, चित्तौड़ के बाद जाती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद जाती है ये अजमेर में, अजमेर के बाद जाती है टोंक में, और टोंक के बाद जाती है सवाई माधोपुर में। फिर अजमेर से भी इसकी सहायक नदियाँ, जयपुर से भी इसकी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। तो आपसे पूछे कि बनास नदी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप क्या कहोगे? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, इनका जो मैदानी भाग है उसको बनास नदी बेसिन के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? अब देखो, बनास नदी बेसिन में कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? तो ये बनास नदी बेसिन, इसका विस्तार है। हालांकि इस तरह कई बातें अपन यहाँ कर सकते हैं कि बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है, लेकिन ये अपन जब राजस्थान की मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड पेयजल परियोजनाएं पढ़ेंगे, नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, वहाँ पर अपन सबसे अच्छे तरीके से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर? फिर देखो, माही नदी बेसिन राजस्थान के दक्षिणी भाग में, लेकिन अरावली के पूर्वी भाग में, इधर से आप देखोगे ये माही नदी है जो राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। इधर देखोगे बांसवाड़ा, इधर देखोगे प्रतापगढ़, इधर देखोगे डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों का जो मैदानी भाग है उसे माही नदी बेसिन के अंतर्गत रखा गया है, और इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? छप्पन का मैदान। ध्यान रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में माही नदी के आसपास का जो भाग है, ये भाग है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहोगे? इसे, अब सुनना ध्यान से, शेखावाटी क्षेत्र में को बागड़ कहते हैं, बागड़, और इसे कहते हैं वांगड़। क्या कहते हैं? वांगड़। क्लियर? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में माही नदी के आसपास के क्षेत्र को वांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, और बागड़ क्षेत्र है ये शेखावाटी क्षेत्र है। ये दोनों शब्द समझना, ये बागड़ है, ये वांगड़ है। क्लियर? इसके अलावा देखो, ध्यान से सुनना, अलवर, भरतपुर, ये 2 जिले हैं, और दौसा है, ये भी बनास नदी बेसिन में आ जाता है, ध्यान रखना। क्लियर? अलवर और भरतपुर और कुछ भाग दौसा के और जयपुर का पूर्वी भाग, ये क्षेत्र
आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन्हें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में रखते हुए बनास नदी बेसिन में रखा गया है। तो आपसे पूछ ले कि बनास नदी बेसिन का कौन सा भाग आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है, तो आप कहोगे दौसा जिले का उत्तरी पूर्वी भाग, अलवर जिला, भरतपुर जिला और जयपुर जिले का पूर्वी भाग है, वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो दोस्तों ये राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश था। यहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आपको समझना था। बहुत ही इजी तरीके से आपको ये बातें बताई गई हैं। बिल्कुल आप सीक्वेंस से पढ़ते रहो, ऐसे ही बने रहो, तो ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।